एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाव। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। आपने बायोकेमिस्ट्री जरूर पढ़ा होगा, बट बायोकेमिस्ट्री में ज्यादातर स्टूडेंट्स की जो परेशानी आती है, जिसमें वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो चैप्टर्स एक्चुअली रिलेटेड होते हैं केमिकल बॉन्डिंग से। बहुत सारी चीजें जो हैं वो केमिकल बॉन्डिंग से लिंक्ड अप हैं, जैसे कि अगर हम प्रोटीन्स के बारे में बात करें, एंजाइम्स के बारे में बात करें, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात करें, तो इन सभी में कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत पड़ती है। अगर केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग है तो आप काफी सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना बायोकेमिस्ट्री के पहले कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर किए जाएं। तो आज मैंने शुरुआत की है केमिकल बॉन्डिंग से। मैं इस तरीके से जो बॉन्डिंग, अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग है, उन सब के बारे में मैं बात करूंगा। चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में तो आज ही हम बात करने वाले हैं, इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके अलावा वैन डेर वाल्स बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस, इस तरीके के जितने भी इंटरैक्शंस हैं मैं इन सब के बारे में आपके साथ बात करूंगा। तो ये जो सीरीज शुरू होने वाली है आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, चाहे आप CSIR के एस्पायरेंट हो, चाहे आप गेट के एस्पायरेंट हो, किसी भी नेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिकल इंटरैक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले जब हम केमिकल इंटरैक्शंस की बात करते हैं तो व्हाट इज केमिकल इंटरैक्शंस? तो केमिकल इंटरैक्शंस का मतलब है बॉन्ड्स बनाना। मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि दो एटम्स जो हैं वो आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं। अब ये इंटरैक्शन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। कैसे? आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के थ्रू हो सकते हैं और वीक बॉन्ड्स के थ्रू हो सकते हैं। अगर मैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात करता हूं तो बायोकेमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का एक एग्जांपल है आपका, जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। और वीक बॉन्ड कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत सारे अलग अलग तरीके के आपके वीक बॉन्ड्स हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं वीक बॉन्ड बोलूं तो वीक बॉन्ड को ही हम लोग नॉन कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। वीक बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन कोवेलेंट बॉन्ड इन केस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात करूं, आप पूछोगे कि सर एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं वीक बॉन्ड्स के, तो फॉर एग्जाम्पल हम आयनिक बॉन्ड कह सकते हैं, हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स कह सकते हैं, हम वैन डेर वाल्स फोर्सेस बोल सकते हैं, और लास्टली हम हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस बोल सकते हैं। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हुआ कि ये बॉन्डिंग क्या होती है, एटम्स किस तरीके से आपस में इंटरैक्शन शो करते हैं, इसके बारे में मैंने थोड़ी सी बात आपके साथ की। तो चलिए आज हम लोग पहले तो बेसिक एक कॉन्सेप्ट एक कोवेलेंट बॉन्ड का लेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है जिसको मैं डेप्थ में डील करूंगा वो आपके कोवेलेंट बॉन्ड है। और इसके अलावा कोवेलेंट बॉन्ड आपके जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्या क्या उसके एप्लीकेशंस हैं, इन सारी बातों को आज हम डील करने वाले हैं। ठीक, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपको काफी सारे एप्लीकेशन समझ में आएंगे और काफी सारे क्वेश्चंस इस वीडियो से आपके बन जाएंगे, चाहे आप गेट के या जिस भी चीज के एस्पायरेंट हो। अब मैं बात करता हूं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो अगर मैं कहूं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आप क्या बताओगे कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? तो याद रखिए कोवेलेंट बॉन्ड में हमेशा शेयरिंग होती है। क्या होता है? शेयरिंग होती है। शेयरिंग किस चीज की? शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। किसके किसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है? भाई जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वो एटम्स के बीच में ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो दोनों एटम्स जो इन्वॉल्व हैं बॉन्ड के फॉर्मेशन के अंदर, उन दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग देखने को मिलती है। कोवेलेंट बॉन्ड ये होता है। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, हमें बेसिक केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड दैट इज इन्वॉल्व्ड when the sharing of electrons takes place। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है तब हमें इस तरीके का बॉन्ड देखने को मिलता है। आखिर कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा क्यों? कोई एटम कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बना सकता है? देखिए, कोई भी एटम बॉन्डिंग तभी करता है जब उसको अपना इनर्ट गैस जो स्टेट है या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया आउटर मोस्ट शेल में कम से कम ये पता होना चाहिए आपको कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यही हमारा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो कोई भी एटम हमेशा चाहेगा कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसी चीज को पूरा करने के लिए ये बॉन्डिंग शो करता है या कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो शेयरिंग के थ्रू बनेगा। अभी मैं डायग्राम के थ्रू भी बता दूंगा कि यहाँ पे बॉन्ड शेयरिंग किस तरीके से होती है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कोवेलेंट बॉन्ड दो प्रकार का होता है। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं होता और गड़बड़ करते हैं, और यहाँ से बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं इस पॉइंट के, तो वो सारे भी देखेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स के हो सकते हैं? पहला हो सकता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सर ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है?
ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो पोलर नहीं है। ठीक, अब पोलर नहीं है तो फिर किस तरीके से होगा, क्या होगा, उसको देखते हैं। खैर, दूसरा वाला जो टाइप है वो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक हो गया नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा हो गया पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोई चीज अगर नॉन पोलर है, पोलर का मतलब क्या है, पोलैरिटी डेवलप हो जाना, दैट मींस एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव हो जाना, इसी को हम लोग पोलैरिटी डेवलप करना बोलते हैं, इसी को हम लोग पोलर चीज बोलते हैं। समझ में आया? तो अगर नॉन पोलर है तो इसका मतलब है पोलैरिटी डेवलप नहीं है। ठीक, तो यहां पे जब दो एटम्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, अगर वो दोनों के दोनों एटम्स एक समान टाइप के होंगे या एक जैसे होंगे, एक जैसे होने का मेरा मतलब है कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो लगभग लगभग सेम होगी। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है तो क्या होगा, दोनों इक्वल शेयरिंग करने पे मजबूर हो जाएंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दोनों एटम्स के एकदम बीचों बीच में पाए जाएंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा नहीं खींच पाएगा। इसी को बोलते हैं नॉन पोलर इंटरैक्शंस। तो देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम बोले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन के एटम्स के जरिए बनता है। अब दो हाइड्रोजन के एटम्स अगर हैं तो यहां पे जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब एक चीज समझिए कि ये एक हाइड्रोजन एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, इन दोनों के पास सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से या जिस फोर्स से ये हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उसी फोर्स से ये भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं एकदम बीचों बीच में यहां पे कहीं होंगे। समझ में आ रहा है? तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एकदम बीचों बीच में, दोनों एटम्स के बीचों बीच में पाए जा रहे होंगे, कहीं भी एक तरफ शिफ्टेड नहीं होगा, ये कहने का मेरा मतलब है। उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं कह रहा था कि ये इक्वल शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यू ऑब्वियसली सी इक्वल शेयरिंग, बराबर का डिवीजन, बराबर की शेयरिंग आपको देखने को मिलती है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक, अब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो कोवेलेंट में तो शेयरिंग हमने बात की थी। एक बार अगर मैं इसको दोबारा से अच्छे तरीके से अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूं, तो मैंने आपसे कहा कि कोवेलेंट के केस में, मैंने आपसे कहा कोवेलेंट जो था, कोवेलेंट के केस में मैंने आपसे कहा ये दोनों तरीके का हो सकता है। एक मैंने कहा नॉन पोलर और एक मैंने कहा आपसे पोलर हो सकता है। नॉन पोलर में क्या है, मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल दिया हाइड्रोजन का, H2 का। अब यहाँ पे दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के और इनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं वो इक्वली शेयरिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये हम लोगों ने खत्म किया नॉन पोलर कोवेलेंट। अच्छा, अब नॉन पोलर कोवेलेंट में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लगभग लगभग 0 होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ऑलमोस्ट 0। अब ये हमेशा जरूरी नहीं है कि 0 ही हो, अगर बहुत कम भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दोनों के बीच में, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग लगभग 1 है, तो भी आपको जो बॉन्ड देखने को मिलता है वो लगभग लगभग नॉन पोलर बॉन्ड ही देखने को मिल जाता है। तो आपको बस ये देखना है कि जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो, उसके बीच में डिफरेंस ज्यादा ना हो, दोनों एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कम से कम हो। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है, तो इन दोनों की, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए, कम से कम। अगर इसको मैं 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, तो 1 - 2 का डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, काफी लो होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये जो बॉन्ड है दिस इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब नीचे आ जाइए, हम बात करते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि यहां पे मैंने एग्जांपल हाइड्रोजन लिया था H2, क्या आप H2 के अलावा N2 ले सकते हैं? बिल्कुल। O2 ले सकते हैं? जी हाँ। ठीक, Cl2 ले सकते हैं? जी हाँ। तो जितने भी आप एग्जांपल इस तरीके से देखेंगे जहां पे कि डाई एटॉमिक गैसेज हैं, वो काफी अच्छा एग्जांपल हो सकता है आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में अगर आप देखें, मैं यहाँ पे एक कलर चेंज करता हूं, यहाँ पे HF है। आपको पता है कि फ्लोरीन जो होता है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ये फ्लोरीन है, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है, इट इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब ये किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन की बहुत कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब एक एटम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो होगा क्या कि यहाँ पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्लोरीन के बहुत ज्यादा नजदीक होगा। अब फ्लोरीन के अगर बहुत ज्यादा नजदीक होगा तो आप कह सकते हैं फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रखा है और हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं है।
अब अगर कहीं इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो हम उसको हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। सर आपने पार्शियल क्यों लिखा है? क्या आप सीधे नेगेटिव नहीं लिख सकते? नेगेटिव इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। अगर बॉन्ड ब्रेक हो गया होता तो हम कहते आयनाइज हो गए हैं, तो आप पॉजिटिव या नेगेटिव लिख सकते थे। अभी यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक तो हुआ नहीं। अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ तो सिर्फ और सिर्फ लोकलाइजेशन हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का टुवर्ड्स फ्लोरीन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के आसपास कम है, तो इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं तो इसका मतलब वहां पे पॉजिटिव चार्ज है। तो आप क्या कहेंगे? इसको पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा, इसको इस साइन को क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी कि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव बॉन्ड क्यों बनता है, और जब अगर कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव बॉन्ड बन गया तो वो आयंस हो गया। आयनिक बॉन्ड उसको बोलते हैं, खैर वो बाद में आएगा। तो यहाँ पे आयंस नहीं बने हुए हैं, बॉन्ड अभी बरकरार है, लेकिन परेशानी ये है कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक तरफ कम है। पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। चलिए, ये खत्म हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं अबाउट जो बेसिकली जब कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात करते हैं तो शेयरिंग होती किस तरीके से। एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली उसके बारे में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर शेयरिंग होती किस तरीके से। बचपन का डायग्राम है, आपने जरूर देखा होगा पहले की क्लास में भी। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में है। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूं। ये कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग हो रही है। आप देख रहे हैं कि ये मान लीजिए एक एटम है, ये ए है, ये बी है। अब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ऑक्टेट का मतलब क्या हो गया? वही आयनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मैं बोलना चाहता था, सॉरी, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे देखिए ए के पास अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां इलेक्ट्रॉन है, और वहीं बी के पास देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं, ये एक मैंने बड़ा सर्कल बनाया है क्योंकि ए जो है इस वाले ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपना समझता है, और ये ग्रीन वाला जो है ये ब्लैक वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपना समझता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। दिस इन्वॉल्व्स शेयरिंग। अगर हम इसको पढ़ें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू द इनर्ट स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लीड कर रहा है। इसके पास भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो दोनों ही इनर्ट स्टेट शो कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि आखिर यहाँ पे शेयरिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, यस। तो अब हम बात करते हैं कि जब अभी मैंने आपको बताया भी था कि पोलर और नॉन पोलर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 0 तो यही कहलाता है आपका नॉन पोलर। वो नॉन पोलर ही कंटिन्यू हो रहा है बेसिकली। ओ सॉरी, जब हम कह रहे थे कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 के बराबर नहीं है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये पोलर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 0, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप कह सकते हो काफी ज्यादा हाई है। तो आप इसको कह सकते हो कि ये पोलर बॉन्ड होगा या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब जब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आप देखते हो तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक एटम की तरफ ज्यादा शिफ्टेड होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर, या इलेक्ट्रॉन पेयर कह सकते हैं, इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द फ्लोरीन। हमारा केस जो था, हम बात कर रहे थे अभी H हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बॉन्ड के बीच में। आपको पता है कि फ्लोरीन की तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा शिफ्टेड था। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड टुवर्ड्स फ्लोरीन। क्यों भाई? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन। खैर, यहां तक की बात समझ में आ गई। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि डेवलपमेंट किस चीज का होता है। पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव का डेवलपमेंट हो जाता है। चार्जेस की यहां पे बात कर रहा हूं। अभी थोड़ी पहले बताया भी था कि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव यहां पे डेवलप हो जाता है। ऐसे चार्जेस देखने को मिलते हैं। और हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बात करें तो हाइड्रोजन आपको पार्शियल पॉजिटिव नजर आने लगेगा और फ्लोरीन आपका पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यहां पे है। अच्छा, जो कितनी डिग्री ऑफ पोलैरिटी है, यानी कि कितना ज्यादा पोलर है कोई भी मॉलिक्यूल, कितना ज्यादा पोलर है, ये आप कैसे बताएंगे?
ये डिपेंड करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिफाइंस द, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या मतलब हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि दोनों एटम्स के बीच में कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यही बताएगा कि हमारा पोलैरिटी का डिग्री क्या है, यानी कि क्या इंटेंसिटी है पोलैरिटी की, कितना ज्यादा पोलैरिटी है उस बॉन्ड के अंदर, ये कौन बताएगा? जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बताएगा। ठीक, अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस है तो हम कहेंगे कि हाईली पोलर बॉन्ड है। ठीक, क्या कह सकते हैं? तो हम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर हमारा ज्यादा है तो हम कह सकते हैं हाईली पोलर, हाईली पोलर आप कह सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो आप इसको हाईली पोलर कह सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो आप लेस पोलर कह सकते हैं। इस तरीके की कुछ बात है। अच्छा, ओके, तो यहां तक की बात समझ में आ गई हम लोगों को। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डिफरेंट होता है। क्या मतलब हो गया सर? देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड जो है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अलग है। क्यों सर? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या खास बात होती है? कोवेलेंट तो समझ लिए। कोवेलेंट बॉन्ड में एक बात आपने देखी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों एटम्स के द्वारा कंट्रीब्यूट किए जाते हैं। लेकिन क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी ऐसा ही होता है? नहीं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आप हमेशा देखोगे कि सेम एटम के द्वारा ही, यानी कि एक ही एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट किए जा रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय द सेम एटम। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, ये आपका सी है। सी आप अगर देख पा रहे हैं तो सी का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या जो हम कह सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कंप्लीट है। कैसे कह सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके कंप्लीटेड हैं। लेकिन अगर मैं यहां पे कहूं ये जो डी है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इनके कंप्लीट है तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे कंट्रीब्यूट कर देता है। तो इससे क्या होता है, डी का भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर भी हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाने के लिए आप सी की तरफ से एरो बनाते हैं डी की तरफ, तो इस तरीके से आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो होता है। ठीक, ये समझ में आ गया होगा आई बिलीव कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो इस तरीके से जो आपका डोनर होता है उससे रेसिपिएंट की तरफ बॉन्ड बना देते हैं। तो ये आपका डोनर हो गया। डोनर कौन है? सी। और रेसिपिएंट कौन है? डी। तो इस तरीके से आपने यहां पे बॉन्ड बना लिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आप चाहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड को हम ब्रेक कर दें, अगर हम चाहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड को हम ब्रेक कर दें तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी ये पता लगाना है। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी कितनी चाहिए ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स का मतलब क्या हो गया? अब देखिए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अब ये तो कॉमन सेंस है कि आपको पता ही होगा कि जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी आपको उसको ब्रेक करने में। दैट मीन सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, डबल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा, और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में उससे भी ज्यादा एनर्जी हमको लगती है। ठीक, अब यहां पे आपको अगर मैं दिखाऊं कि बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे, जैसे कि डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, एक ये डबल बॉन्ड है, एक ये सिंगल बॉन्ड है। इसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी? 83 किलो कैलोरी, और इसको तोड़ने में 146 किलो कैलोरी अप्रोक्सीमेटली लग रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जीज का डिफरेंस है, ज्यादा एनर्जी ज्यादा बॉन्ड्स को तोड़ने में हमें खर्चा हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन कौन से एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसको ऊपर भी डिपेंड करता है कि आखिर जो ब्रेक करने में जो एनर्जी लग रही है वो कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है और इधर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहां पे देखिए इसको ब्रेक करने में हमें 110 किलो कैलोरी एनर्जी लग रही है, और वहीं अगर कार्बन और हाइड्रोजन को ब्रेक करने की बात करें तो लगभग 99 किलो कैलोरी एनर्जी हमको लग रही है यहाँ पे। तो एटम्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके बेसिस पे भी एनर्जी का डिफरेंस हो सकता है, प्लस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बेसिस पे भी एनर्जी का डिफरेंस हो सकता है।
एक बात और यहाँ पे आपको मुझे बतानी है अबाउट हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। तो यहीं पे बता देता हूं मैं थोड़ा सा, इसको मैं अलग एरिया कर लेता हूं। सॉरी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक की, तो हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब होता है? अगर हम हाइड्रोफिलिक की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। तो हम कह सकते हैं H2O लविंग, और दूसरा हो गया H2O हेटिंग। इस कैटेगरी में कौन आ जाएगा? उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। तो एक हो गया हाइड्रोफोबिक और दूसरा हो गया मेरा हाइड्रोफिलिक, है ना? बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जरा देखिए कि आप कब कहेंगे कि कोई चीज हाइड्रोफिलिक है और कब कहेंगे कोई चीज हाइड्रोफोबिक है। देखिए, जब भी आप वाटर की बात करते हैं तो वाटर हमेशा पोलर होता है। हालांकि जब हम वाटर के बारे में बात करेंगे डिटेल में तब मैं और आपको डिस्क्राइब वे में बताऊंगा, बट वाटर क्या होता है? पोलर होता है। तो वाटर चाहता है कि उसके अंदर वही चीजें सॉल्युबलाइज हों जो कि पोलर हो। तो हमेशा आप देखें कोई भी जहां पे बॉन्ड जो है वो पोलर है, या तो कोई चीज कंप्लीटली चार्ज हो, आप कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी किस वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइंड होगी? या तो चार्ज चीज हो या फिर पोलर हो। दैट मीन्स पोल्स होने चाहिए या वो चार्ज होना चाहिए, तभी वो वाटर के साथ इंटरैक्ट कर पाएगा और तभी वो सॉल्युबल हो पाएगा। सॉल्युबल हो पाएगा पानी के अंदर, ठीक। तो अगर चार्ज या पोलर है तो वो सॉल्युबल हो पाएगा पानी के अंदर, अगर वो नॉन पोलर है तो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। वो किसके अंदर सॉल्युबल हो पाएगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल हो पाएगा। खैर ये सारी चीजें हम लोग जब वाटर डिस्कस करेंगे तब बोलेंगे। तो अगर सॉल्युबल इन वाटर है तो अगेन आप इसको हाइड्रोफिलिक कह सकते हैं, और अगर सॉल्युबल नहीं है तो उसको हाइड्रोफोबिक बोलेंगे। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये भी मैंने ये समझा दिया, आपको पूरा आइडिया लग गया होगा इसके बारे में। चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब ये देखिए, मैंने अलग अलग बुक्स से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिया है जो आपके लिए कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर एमसीक्यूज काफी सारे बन सकते हैं, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि यस, मैं देखने जा रहा हूं कि मोस्ट प्रोमिनेंटली सीन इन प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड जो है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड है आपका, ये कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली आपको एक तो प्रोटीन में देखने को मिलेगा। क्यों प्रोटीन में? क्योंकि आप देख सकते हो प्रोटीन के अंदर सबसे प्रोमिनेंट जो बॉन्ड है वो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसके अलावा बहुत सारे और बॉन्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर भी जो बॉन्ड्स बनते हैं वो अगेन आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो दो अमाइनो एसिड्स को साथ में जोड़ने के लिए जो बॉन्ड लग रहा है वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में साथ में जोड़ने के लिए जो बॉन्ड लग रहा है जिसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं, वो भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में ही आता है। तो देखिए, मोस्ट प्रोमिनेंटली सीन इन प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में एक बात जरूर गार्ड बांध लेना है कि ये स्ट्रांग होते हैं, स्टेबल होते हैं और नेवर ब्रेक स्पॉन्टेनियसली। क्या मतलब हुआ? स्पॉन्टेनियसली का मतलब खुद ब खुद कभी ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन इसका उल्टा वीक बॉन्ड जो है उनको बहुत कम एनर्जी चाहिए ब्रेक होने के लिए, तो बहुत ही थोड़े से मतलब मेहनत से वो टूट सकते हैं। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड कभी भी ऐसे टूटते नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। आई मीन टू से दे विल नेवर ब्रेक स्पॉन्टेनियसली। कभी भी खुद ब खुद ब्रेक करने की टेंडेंसी यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। दूसरी चीज, जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उतनी ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी और उतने ही बॉन्ड लेंथ कम होगी। फिर से समझिए, जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर एग्जांपल सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहां पे बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? सिंगल, डबल, ट्रिपल। जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी कि दोनों एटम्स उतने ही ज्यादा टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो स्ट्रेंथ हो गई। फिर तीसरी चीज मैंने क्या कही? बॉन्ड लेंथ। अब जरा सोचिए कि ये दो एटम्स हैं, ये एक दूसरे से अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो इतनी है,
डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे तो थोड़ा और नजदीक आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड से तो और करीब आ जाएंगे। तो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो उल्टी होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ और यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बना दिया है, एक डिपिक्शन किया है। अगर सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, तो इनकी स्ट्रेंथ देख पा रहे हैं, इधर की तरफ स्ट्रेंथ बढ़ रही है क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड तक है, यहाँ पे इस तरफ स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और अगर इधर की तरफ बढ़े तो आप लेंथ बढ़ रही होगी। क्यों लेंथ बढ़ रही होगी जी? लेंथ क्यों बढ़ रही होगी? इस तरफ अगर आप जाएंगे तो लेंथ इसलिए बढ़ रही होगी क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो दोनों के बीच में करीबी उतनी ज्यादा नहीं होगी, दोनों थोड़ा सा दूर पाए जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द कोवेलेंट बॉन्ड। तो उम्मीद है कि यहां तक की बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स एन एटम कैन फॉर्म इज कॉल्ड एज वैलेंस। तो जब भी जितनी भी जो बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है कोई एक एटम, तो उसका वैलेंस बोलते हैं उसको। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि अपना आप देखिए कि ऑक्सीजन की कितनी वैलेंस होती है? 2, सोडियम का 1 होता है। तो जितने भी बॉन्ड्स वो फॉर्म कर सकता है, आपको पता ही है कि जैसे हाइड्रोजन 1 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, आपका ऑक्सीजन 2 कर सकता है, नाइट्रोजन 3 कर सकता है, कुछ इस तरीके से। अच्छा, अगर आप देखें कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के केस में आपको जो बॉन्ड एंगल मिलता है बिटवीन 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स, अगर ये बॉन्ड एंगल देखिए, बॉन्ड एंगल अगर 2 एटम्स के बीच में अगर आप देखें फ्रॉम अ सिंगल एटम, एक ही एटम से निकलते हुए 2 बॉन्ड्स को अगर आप देखें तो वो ऑलवेज अप्रोक्सीमेटली सेम एंगल होगा इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। दैट मींस अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होगा सेम एटम के साथ, अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होगा बिटवीन 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ सिंगल एटम, ऑलवेज अप्रोक्सीमेटली द सेम इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, हमेशा सेम ही रहता है अप्रोक्सीमेटली। फॉर एग्जांपल अगर हम टेट्राहीड्रल के बारे में बात करें, टेट्राहीड्रल में मतलब कार्बन के जो ये 4 इस तरीके के हैं, अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइज होता है और जो एंगल यहाँ पे बनता है बॉन्ड्स के बीच में वो 109 डिग्री बनता है। तो ये पता होगा आपको, बेसिक केमिस्ट्री है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और फ्रीडम ऑफ रोटेशन की बात करते हैं। ये एक और पैरामीटर है जो आपको इसके बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ रोटेशन। फ्रीडम ऑफ रोटेशन का मतलब क्या हो गया? अगर आप सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड में हमेशा याद रखिए कि फ्रीडम ऑफ रोटेशन हमेशा ज्यादा होगा। अब देखिए जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, तो ये दोनों आपस में आराम से इंटरैक्शन शो कर सकते हैं क्योंकि बीच में आपका सिंगल बॉन्ड है। ठीक, अब यही मान लीजिए कि मैं एक डबल बॉन्ड ले लेता हूं, ये एक डबल बॉन्ड है। ठीक, अब अगर आप देखें तो ये उतना इजीली आपस में मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि देखिए ये आपस में टकरा रहे हैं, ये देखिए। ठीक, तो ये उतना फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। और ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो और भी मुसीबत की बात हो गई। समझ में आ रहा है ना आपको? तो जितना ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतना मोशन जो होगा, उतना रोटेशन जो होगा वो कंस्ट्रेंड होता चला जाएगा या लिमिटेड होता चला जाएगा। यही पॉइंट यहां पे लिखा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड परमिट्स फ्री रोटेशन। एक ही बॉन्ड है, आराम से रोटेशन परमिट करेगा। डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपने यूज किया तो ये रिजिडिटी शो करेंगे, यानी कि उतना ज्यादा फ्री रोटेशन आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब रोटेशन की पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो सी सिंगल बॉन्ड सी सबसे ज्यादा रोटेशन, सी डबल बॉन्ड सी उसके बाद रोटेशन, और फाइनली सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक, तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इतनी चीजें आपको बताना चाहता था। याद रखिएगा, मैं इतनी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आपको सारी चीजें मैंने बताई हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अलग अलग बुक्स से, अलग अलग जगह से, चाहे वो व्हाइट एंड व्हाइट हो, चाहे आपका लेनिंजर हो, पाथफाइंडर हो, उन सबसे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेकर के आप तक पहुंचाई है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा, लेकिन इसके बाद मैं और नॉन कोवेलेंट जो बॉन्ड्स हैं, जो वीक बॉन्ड्स हैं, उनके बारे में आपके साथ बातचीत शुरू करूंगा, जिसमें हाइड्रोजन, वैन डर वाल्स, सारी बातें डिस्कस करूंगा। तो इस सीरीज के साथ जरूर बने रहिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका बायोकेमिस्ट्री स्ट्रांग हो सके। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।